इससे पिछले वाले सेशन में भाग 6 पढ़ रहे थे। भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है और राज्य के अंदर भी विधायी प्रक्रिया पढ़ रहे थे। विधायी प्रक्रिया में आर्टिकल 196 से लेके 201 तक अपन ने पढ़ लिया था। इसमें लाइट देखें कौन कौन से पढ़े थे। जैसे धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी थी, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में देखा था, विधेयकों पर अनुमति कैसे देते हैं वो देखा था, विचार के लिए कोई आरक्षित विधेयक है उसके बारे में क्या उपबंध है वो देखा था। अब आज अपन बात करेंगे वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 202 है। सबसे पहला आर्टिकल जो है 202, ये क्या कहता है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, यानी कि राज्यों का जो बजट है उसके बारे में बताता है। 202 आर्टिकल 202 बताता है राज्यों के बजट के बारे में, यानी कि राज्यों का वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उसके बारे में। अब है आर्टिकल 203। आर्टिकल 203 बताता है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में। जो विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर जो प्राक्कलन होंगे उन प्राक्कलनों के संबंध में क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में बताता है। इसके बाद है अगला आर्टिकल है 204। आर्टिकल 204 क्या कहता है, विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। कौन से? विनियोग विधेयक के बारे में बताता है, यानी ये बताता है एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कि एप्रोप्रिएशन बिल्स। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है 205। 205 इसके अंदर है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान कब प्राप्त कर सकती है, कैसे प्राप्त कर सकती है, उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 206। आर्टिकल 206 लेखानुदान के बारे में बताता है, या फिर प्रत्यय अनुदान के बारे में, या फिर अपवादानुदान के बारे में। इन तीनों के बारे में किसके अंदर बताया गया है? आर्टिकल 206 के अंदर। आर्टिकल 206 के अंदर राज्य जो है, राज्य के अंदर जो लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादानुदान के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 207। आर्टिकल 207 क्या कहता है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है, यानी कि स्पेशल जो प्रोविजंस हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में, उनके बारे में बताता है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। इसके बाद यहाँ से अब साधारण जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है 208। आर्टिकल 208 क्या कहता है? प्रक्रिया के नियम बताता है। जो प्रोसीजर है उसके रूल्स क्या होंगे वो बताता है, प्रक्रिया के नियमों के बारे में। अब अगला जो आर्टिकल है वो है 209। आर्टिकल 209 बताता है कि राज्य के जो विधानमंडल है उनमें जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है उनका विधि द्वारा विनियमन। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, विधि द्वारा विनियमन। इसके बाद अगला आर्टिकल है 210। 210 कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी उसके बारे में। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसके बाद अगला आर्टिकल है 211। 211 क्या कहता है कि विधानमंडल में जो चर्चा होगी उसके ऊपर निर्बंधन भी हो सकता है। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 212। 212 कहता है कि न्यायालयों द्वारा, जो न्यायालय होंगे न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये कहेगा आर्टिकल 212। आर्टिकल 212। इसके बाद है अध्याय 4। अध्याय 4 कहता है राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में। राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में, राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 कहता है कि जो विधानमंडल है उनका जो विश्रांति काल होगा उस विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब इसके बाद है भाग 6 के अंदर जो अगला चैप्टर है वो है 5वां। अध्याय 5 क्या कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में।
इसके अंदर जो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 214। 214 कहता है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसके बाद है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 कहता है कि जो उच्च न्यायालय है उनका अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 216। ये उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है, उच्च न्यायालयों के गठन की बात। इसके बाद है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 कहता है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। इसके बाद है आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो उपबंध हैं उनका उच्च न्यायालयों को लागू होना। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। इसके बाद है आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 क्या कहता है? आर्टिकल 219 कहता है कि उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों द्वारा शपथ, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। इसके बाद आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 कहता है कि जो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। आर्टिकल 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अब इसके बाद जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 221। आर्टिकल 221 कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में, न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र। इसके बाद है आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 कहता है कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी उसके बारे में, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 223 बताता है। इसके बाद है आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 224 कहता है, आर्टिकल 224 क कहता है जो उच्च न्यायालयों की बैठकें हैं, उच्च न्यायालयों की जो बैठकें होंगी उन बैठकों के अंदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाईकोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 225। आर्टिकल 225 कहता है कि जो विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। आर्टिकल 226 बताता है कि जो हाईकोर्ट है उनको वो कुछ रीट निकाल सकता है, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रीट निकालने की हाईकोर्ट की शक्ति। आर्टिकल 227 में प्रावधान किया गया है कि जो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में, जो सभी न्यायालय हैं उनका अधीक्षण उच्च न्यायालय करेगा, या इसकी शक्ति है हाईकोर्ट के पास। अब है आर्टिकल 228 आर्टिकल है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कुछ मामले हैं उनका उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। इसके बाद है आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 कहता है कि उच्च न्यायालयों के जो अधिकारी और सेवक हैं, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, उच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक तथा व्यय, इसके बारे में 229 में बताया गया है। आर्टिकल 230 बताता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एवं हाईकोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी तक विस्तार। आर्टिकल 230 कहता है कि हाईकोर्ट की जो अधिकारिता है उसका यूनियन टेरिटरीज तक विस्तार। 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय
एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद है आर्टिकल 232, इसे निश्चित कर दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है। भाग 6 के अंदर जो नेक्स्ट अध्याय है वो है अध्याय चैप्टर 6। चैप्टर 6 कहता है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। इसके अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है 233। 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है 233 का। 233 का कहता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधिमान्यकरण, विधिमान्यकरण। इसके बाद है आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 कहता है कि जो न्यायिक सेवा है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती की जाएगी। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। इसके बाद है आर्टिकल 235। 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे होगा, कैसे रहेगा। इसके बाद है आर्टिकल 236। 236 निर्वचन के बारे में बताता है, निर्वचन के बारे में बताता है, यानी कि इंटरप्रिटेशन के बारे में बताता है, इंटरप्रिटेशन के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 237। 237 क्या कहता है? 237 कहता है कि कुछ वर्ग या फिर वर्गों के मजिस्ट्रेटों का, जैसे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है वैसे ही कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ये यहाँ तक भाग 6 कंप्लीट होता है।